हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम्स। दिस इज विश्वानी बंसल। तो आज की वीडियो में हम जो है कुछ वी आर गोइंग टू रिवाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर योर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स। तो कुछ पोर्शन जो है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रैपिडली रिवाइज करेंगे। बिफोर दैट यू कैन गेट 40% ऑफ ऑन अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस। ये ऑफर जो है सिर्फ कल तक वैलिड है। आप ये कोड यूज करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हो and you can just save your money and prepare for judiciary. This is my telegram channel. You can join me on this telegram channel. Link and details जो हैं वो आपको description box में मिल जाएंगे. So let's start with a rapid revision of Indian Contract Act. So I'm going to start from sections 124 onwards जो है वो sections हम revise करेंगे. So indemnity and guarantee. Indemnity and guarantee, this is defined under which section? This is defined under your section 124. So this says कि contract of indemnity क्या होता है? आपने सबसे पहले तो section याद रखना है, that is defined under section 124. This says a contract by which one party promises to save the other. Contract जिसमें एक पार्टी promise करती है दूसरे को सेव करने के लिए from loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of any other person, that is called a contract of indemnity. So a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of any other person, that is called the contract of indemnity. So right of indemnity holder when sue. एक indemnity holder कब sue कर सकता है? तो जो promise in a contract of indemnity किया जाता है उसके पास right है कि वो recover कर सकता है promiser से ऑल द डैमेजेस जो उसको कंपेल किए जाते हैं पे करने के लिए सूट में, सारी कॉस्ट उसको कंपेल की गई है पे करने के लिए ऐसे सूट में, सारे सम्स जो उसने पे किए हैं अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज. सो दिस इज योर सेक्शन 125. सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर को डिफाइन किया गया. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस. ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी. किसकी लाइबिलिटी? थर्ड पर्सन की, अगर वो कोई भी डिफॉल्ट करता है. तो पर्सन जो गारंटी दे रहा है सो दैट इज अ श्योरिटी. जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो कौन है? प्रिंसिपल, डेटर. एंड जिसको गारंटी दी जा रही है वो कौन है? दैट इज अ क्रेडिटर. सो द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज अ श्योरिटी. द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन दैट इज प्रिंसिपल, डेटर. एंड द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन दैट इज क्रेडिटर. गारंटी जो है वो ऑरल भी हो सकती है, दैट कैन बी रिटन ऑल्सो. ठीक है, वो दोनों तरह की हो सकती है. एनीथिंग सेड, कंसीडरेशन क्या होगी गारंटी के लिए? एनीथिंग सेड और एनी प्रॉमिस मेड. कोई भी अगर चीज की जाती है, कोई प्रॉमिस किया जाता है प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, दैट मे बी अ सफिशिएंट कंसीडरेशन. वो एक सफिशिएंट कंसीडरेशन. हमेशा जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल. The liability of the surety is co-extensive with that of the principal. So guarantee जो extend करती है series of transactions तक, that is called the continuing. So guarantee which extends to a series of transactions is called the continuing guarantee. So एक continuing guarantee को किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है. श्योरिटी उसको किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकती है फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को लेकर. अगर कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है तो उसको फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए रिवोक किया जा सकता है. कैसे? नोटिस देके, किसको? क्रेडिटर को नोटिस देके, दैट कैन बी रिवोक्ड. तो अगर डेथ हो जाती है, अगर श्योरिटी जिसने गारंटी दी है अगर उसकी ही डेथ हो जाती है तो देन दैट इज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रेवोकेशन होगा ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी एज फार एज द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न. फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को लेके जो है वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिवोक हो जाएगा. ये कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में वेरिएंस हुआ तो उसके लिए क्या श्योरिटी की जो उसने गारंटी दी है क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी? तो एनी वेरिएंस मेड जो बिना श्योरिटी के कंसेंट के हुआ है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल, डेटर एंड द क्रेडिटर, वो डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को एज टू द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल, डेटर. ये कहता है कि श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल, डेटर. ठीक है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल, डेटर by which principal debtor is released.
or by any act or omission the legal consequence of which is the discharge of the so श्योरिटी अगर डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जब प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो गया तो लीगल कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होगा, दैट इज की डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी ऑल्सो. Further, this says that creditors' forbearance to sue does not discharge the surety. ये कहता है कि mere forbearance on the part of the creditor के पार्ट पे mere forbearance to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him. ठीक है, that does not in the absence of any provision in the guarantee to the contrary discharge the surety. Forbearance का मतलब क्या होता है कि the quality of being patient, कि अगर सपोज बी डेट जो है वो कर करता है सी को, ठीक है, जिसकी रिगार्डिंग ए ने गारंटी दी है, तो डेट पेबल हो जाता है. सी बी को सू नहीं करता है, वो 1 साल उसको दे देता है, 1 साल के लिए उसको सू नहीं करता है, जिस दिन से वो पेबल हो जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो गया अपनी श्योरिटीशिप से. तो क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी. अगर एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं, वेयर देयर आर 4 श्योरिटीज, तो अगर एक क्रेडिटर जो है वो रिलीज कर देता है एक श्योरिटी, दैट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर श्योरिटीज. So release by the creditors of one of them does not discharge the other, neither does it free the sureties or discharge from his responsibility to the other sureties. ये कहता है कि any guarantee which the creditor has obtained, कोई भी गारंटी जो क्रेडिटर ने ऑब्टेन की है by means of keeping silence, that is invalid. तो अगर कंसीलमेंट से कोई गारंटी ली है, ठीक है, वो क्या होगी, दैट इज इनवैलिड. अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई गारंटी ली गई है, वो क्या होगी, दैट इज इनवैलिड. सो एनी गारंटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, दैट इज इनवैलिड. फोर श्योरिटीज जो है उनको इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करना होगा. सो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन फोर श्योरिटीज हैं एक ही डेट के लिए, इधर जॉइंटली और स्वेयरली. तो अगर एब्सेंस है कॉन्ट्रैक्टर तो उनको इक्वल शेयर पे करना होगा होल डेट का. लाइबिलिटी ऑफ द फोर श्योरिटीज अगर डिफरेंट सम्स में बाउंड है तो जितनी उनकी लिमिट है, ठीक है, उतना उनको जो है ऑब्लिगेशन है कि उतना वो अपना पे करेंगे. सो 124 टू 147 सेक्शंस जो हैं वो इंडेमनिटी एंड गारंटी के साथ डील करते हैं. इंडेमनिटी क्या होता है 124 बताता है, इंडेमनिटी होल्डर कब सू कर सकता है 125 सेक्शन बताता है, ठीक है, कि एक गारंटी क्या होता है, श्योरिटी, ये सारी चीजें हमें इन सेक्शंस में दी गई हैं. फर्दर इस बेलमेंट के सेक्शंस जो हैं 148 से स्टार्ट होते हैं. व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट का मतलब क्या है, गुड्स को डिलीवर करना, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है किसी पर्पस के लिए, ठीक है, कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा वो उन गुड्स को या तो रिटर्न कर देगा या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, ठीक है, जिस पर्सन ने उसको डायरेक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग. तो पर्सन जो डिलीवर कर रहा है गुड्स उसको हम बेलर कहते हैं, जिसको गुड्स डिलीवर की जाती है उसको हम बेली कहेंगे, ठीक है. सो पर्सन जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसको बेलर कहेंगे, जिसको गुड्स डिलीवर की जाती है उसको हम बेली कहेंगे. नेक्स्ट इज 150 सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सेज एज बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफॉल्ट इन गुड्स. सो जो पर्सन गुड्स को बेल कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि फॉल्ट को डिस्क्लोज करे. सो बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली एनी फॉल्ट इन द गुड्स जो बेल की गई है, जिसके लिए बेलर अवेयर है एंड विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ दैम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क. बट अगर वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई भी बेली को डैमेज होता है ऐसे फॉल्ट की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने हॉर्स दिया जो उसको पता था कि विशियस है बी, उसने ये फैक्ट बी को डिस्क्लोज नहीं किया, हॉर्स ने जो है उसको गिरा दिया, उसको इंजरी आ गई. So then who is responsible? A is responsible to the B. बट ये फर्दर ये कहता है कि अगर जो गुड्स बेल की गई है वो हायर के लिए है तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है डैमेज के लिए, चाहे उसने वो अवेयर था एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग या नहीं था, दैट डज नॉट मैटर. तो ए हायर्स अ कैरियज ऑफ बी, ए हायर करता है एक बी का कैरियज जो है वो अनसेफ है, बी को इसके बारे में नहीं पता था एंड उसको इंजरी हो जाती है. बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर डैमेज. Care to be taken by the bail. In all cases of bailment,
जितने भी केसेस है बेलमेंट के, तो बेली बाउंड है कि वो उतनी केयर करे जितनी एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखता है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में जितनी वो खुद के गुड्स की करता है। बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग्स, तो बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटीरियोरेशन के लिए if he has taken the amount of care that is described in section 150। तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, अगर जो बेली है अगर वो कोई भी एक्ट करता है जो इनकंसिस्टेंट है विद द कंडीशंस ऑफ द बेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को जो है हायर पे फोर्स दिया उसके खुद की राइडिंग के लिए, बट वो उसको कैरियश में करने लग गया ड्राइव, सो बेलर ने जिस पर्पस के लिए बेल उसको दिया था वो इनकंसिस्टेंटली वो उसको यूज कर रहा है, देन दैट इज कि उसको टर्मिनेट कर सकता है, उसके पास राइट है बेलर के पास दैट ही कैन टर्मिनेट द बेल। फर्दर इज लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। ये कहता है कि अगर बेली यूज करता है गुड्स का, if the bailee makes use of the goods bail जो according to conditions of bailment नहीं है, which is not according to the conditions of the bailment, then he is liable to make compensation। तो वो liable है कि वो compensate करेगा किसी भी damage के लिए जो arise करता है ऐसी goods से from or during such use of it। What is the effect of mixture with bailor's consent of his goods with bail? अगर जो बेली है वो बेलर के कंसेंट के साथ जो है मिक्स कर देता है गुड्स को अपनी गुड्स के साथ, तो वो जो है जो भी प्रोपोर्शन होगा वो उनको रिस्पेक्टिव शेयर में जो है डिवाइड कर देंगे। अगर वो बिना बेलर के कंसेंट के साथ करता है, ठीक है, एंड गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो अगर कोई भी सेपरेशन या डिवीजन के लिए कोई भी एक्सपेंस आता है देन उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल है। वाई? बिकॉज उसने बिना बेलर के कंसेंट के ऐसा किया। फर्दर दिस सेज कि अगर उसने गुड्स को मिक्स कर दिया बिना बेलर के कंसेंट के एंड गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, एंड गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, देन बेलर जो है देन द बेलर इज एंटाइटल्ड, बेली को बेलर को जो है कंपनसेशन देनी होगी फॉर द लॉस। फर्दर द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। अगर कोई डिफॉल्ट होता है, बेली कोई डिफॉल्ट करता है, द गुड्स आर नॉट रिटर्न, गुड्स रिटर्न नहीं हो पाती, डिलीवरी या टेंडर नहीं हो पाती प्रॉपर टाइम पे, देन वो रिस्पॉन्सिबल है बेलर को किसी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटीरियोरेशन ऑफ द गुड्स के लिए फ्रॉम दैट टाइम। अगर कोई ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाती है जैसे ही डेथ होती है ईदर ऑफ द बेलर और द बेलर। अगर बेलर ने कोई गुड्स दी बेली को एंड उसमें कोई इंक्रीज या प्रॉफिट हो गया, देन बेली को वो गुड्स जो है इंक्रीज और प्रॉफिट के साथ ही बेलर को वापस करनी है, ठीक है। सो दिस इज अगर ए ने अपनी काउ छोड़ दी बी की कस्टडी में, काउ ने जो है काफ डिलीवर कर दिया, देन बी को काउ से साथ साथ काफ को भी वापस देना होगा बेलर को। दिस इज योर सेक्शन 160। बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेली को किसी भी लॉस के लिए वो उसको, ठीक है, बेलर रिस्पॉन्सिबल है द बेली फॉर एनी लॉस। अगर उसको कोई लॉस होता है, ठीक है, बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट 168 एंड 169। दिस सेज जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक है, अगर किसी को गुड्स मिल गई जिसका उसका कोई राइट नहीं है, वो सू नहीं कर सकता है ऑनर को फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रैवल एंड एक्सपेंस दैट आर वॉलंटली इंकर्ड बाय हिम, उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए। बट हाँ, वो रिटेन कर सकता है गुड्स को अगेंस्ट द ओनर। बट ही मे रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर अंटिल ही रिसीव सच कंपनसेशन। अगर ओनर ने कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड दिया है फॉर द गुड्स ऑफ द रिटर्न ऑफ गुड्स लॉस, तो फाइंडर जो है वो सू कर सकता है एंड गुड्स को रिटेन कर सकता है अंटिल ही रिसीव्स, ठीक है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स कब एक गुड्स को सेल कर सकता है? अगर उसको लगता है कि कॉमनली जो सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट इफ द ओनर को रीजनेबली नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है डिमांड के ऊपर लॉफुल चार्जेस पे करने के लिए फाइंडर के, तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसको सेल कर सकता है अगर गुड्स जो है वो
खराब हो जाएंगी या अपनी ग्रेटर वैल्यू लूज कर देंगी, या फिर जो लॉफुल चार्जेस है फाइंडर के इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स फाउंड अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, देन दैट कैन बी, ठीक है, उसको सेल किया जा सकता है। ये कहता है कि फर्दर इज 171 इज इम्पोर्टेंट। तो सेल्स की जो बैंकर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वॉर फ्रिंजर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रेकर्स, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, वो रिटेन कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स जो बेल की गई है, बट कोई भी अदर पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो उसको रिटेन करे एज ए सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंस अनलेस देयर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट। अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तब भी वो रिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज। So these were your section learners that we have revised the important sections from 124 to 177. In our next lecture, we will revise more sections. You can follow me on the Telegram channel. Link and details I'll provide you in the description box. Apart from this, there is a Hindi foundation batch that has just started on Unacademy on 27th. So you can just join this batch अगर आप हिंदी मीडियम से हो। एंड द गुड न्यूज इज इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अप टू 40% ऑफ जो है सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस। So thank you so much learners. I'm just ending the session here.